नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। दोपहर के 12 बजने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त अब की बार किसकी सरकार। शुरुआत करेंगे यूपी से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ यह अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में संगठन के ढांचे और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन मंथन होगा। शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग हुई थी। जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान पार्टी संगठन से जुड़े लंबित मामलों और आगामी रणनीति पर यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी यूपी मंत्री परिषद में 54 मंत्री है, यानी कि 6 मंत्रियों की जगह खाली है। यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी को अपनी नई टीम बनानी है, ताकि संगठन और सरकार में समन्वय बन सके। इसको लेकर मंथन होगा। इसके अलावा कैबिनेट में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं और कई को संगठन में भी जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो आज अहम मीटिंग चल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक अहम बातचीत होगी, जिसके जरिए तय किया जाएगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से संगठन में बदलाव किया जा सकता है, संगठन में किसको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो इसमें भी विस्तार होने की बात हो रही है, क्योंकि कुल जो इसकी संख्या है वो 60 तक जा सकती है मंत्री परिषद की, जिसमें अभी 54 मंत्री शामिल हैं। 6 मंत्रियों की और जगह है। अब क्या ये 6 मंत्रियों को, नए चेहरों को यहां पर जगह मिलेगी? कुछ लोगों का बताया जा रहा है कि तबादला हो सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्यों इतना अहम हो जाता है, यह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है या जो बदलाव हो सकते हैं। पंकज चौधरी और सीएम योगी की मुलाकात हुई है। नितिन नवीन से पंकज चौधरी की मुलाकात 11 अप्रैल को हो चुकी है। तो इस वक्त 2027 को लेकर मंथन चल रहा है। अगले साल यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। विनोद तावड़े की सीएम योगी से मुलाकात हो चुकी है और अध्यक्ष की भी मुलाकात हो चुकी है। तो कुल मिलाकर विनोद तावड़े हो, चाहे पंकज चौधरी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, यहां पर एक अहम गहन मीटिंग ये चल रही है कि आने वाले वक्त को देखते हुए, यानी 2027 के चुनाव को देखते हुए किस तरह से संगठन में बदलाव हो सकता है और किस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। अब मंत्रिमंडल बहुत अहम है। इस वक्त सीएम को साथ मिला के 60 लोगों के लिए कुल जगह होती है। कुल मंत्री अभी 54 है, 6 पद अभी भी खाली हैं। अब 6 पद तो भरने के लिए यहां पर मंथन हो ही रहा है और साथ ही उसमें जातीय समीकरण को देखा जाएगा आने वाले चुनाव के मद्देनजर। साथ ही साथ हो सकता है कुछ पोर्टफोलियोज बदल दिए जाएं कुछ मंत्रियों के, और जिनको बदला जाए उनमें से कई को हो सकता है कि संगठन में जगह दी जाए, और जो संगठन में काम कर रहे हैं उनमें से कुछ हो सकते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। अब आपको जरा मंत्रिमंडल का ढांचा भी समझा देते हैं। अब देखिए, इसमें 21 कैबिनेट मंत्री हैं और 14 मंत्री ऐसे हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, और राज्य मंत्री 19 है। तो राज्य मंत्री इसमें 19 है, कैबिनेट मंत्री है यहां पर 21, और 14 ऐसे मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री नहीं है लेकिन उन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। तो ये पूरी की पूरी संख्या आ जाती है 54। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, अभी भी 6 मंत्रियों की गुंजाइश है और ये 6 मंत्रियों को हो सकता है कि जगह मिले, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो 60 यहां पर जगह है, 54 कुल मंत्री है, 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। क्या 6 मंत्री पद जब भरे जाएंगे तो आखिरकार किस तरह से समीकरण को देखा जाएगा, इस पर नजर रहेगी। हमारे साथ हमारी संवाददाता रुचि कुमार भी जुड़ रही हैं, तो उनके साथ सीधा बात करते हैं। रुचि, इस वक्त जो ये पूरा मंथन चल रहा है, इसमें 2 चीजें हमने अभी दर्शकों को बताई, आप थोड़ा और विस्तार से बताइएगा। पहली चीज है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है क्योंकि 6 मंत्रियों की अभी भी जगह है। दूसरी बात है कि किस तरह से जो संगठन है, संगठन में बदलाव हो सकता है और किसको जगह मिल सकती है और क्या समीकरण यहां पर रहेगा। बिल्कुल, बहुत दिनों से यहाँ पे चर्चा चल रही है कि अब मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है, अब मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है। बहुत सारे मंत्रियों की दिलों की धड़कनें बढ़ी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि वो इस विस्तार में मंत्री बन जाएंगे, उनकी भी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन वो तारीख नहीं पता चल पा रही है अमित कि कब ये विस्तार होगा। आप देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ, जितिन प्रसाद यहाँ लोक निर्माण PWD मिनिस्टर थे, अनुप्रधान मिनिस्टर थे, वो सांसद बन गए, लेकिन उनकी जगह कोई यहाँ मंत्री नहीं बना। राज्यसभा चुनाव हुए यूपी में, उसमें बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आपको पूजा पाल का पता है, मनोज पांडे का पता है। तो ये सारी अटकलें लगाई गई कि ये मंत्री बन सकते हैं।
लेकिन कब बनेंगे ये पता नहीं है। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अब नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, ये अटकलें लग रही हैं कि वो मंत्री बन सकते हैं। अब संगठन में भी बदलाव होना है क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष आए, वो अपनी टीम बनाएंगे। बहुत सारे निगम हैं, बोर्ड हैं जिनके अध्यक्षों के पद खाली हैं, वो भी पूरे होने हैं। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 2027 का विधानसभा चुनाव सर पर है, तो बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है कि विस्तार करे, किसको शामिल करे, किसको ना शामिल करे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आज भी अटकलें लग रही हैं कि अब शायद जल्दी ही विस्तार हो जाएगा। अब सबको इंतजार है कि आखिर वैसे रुचि, अटकलों का जो बाजार है गर्म रहने दीजिए, जो इसको सोचकर खुश है उन्हें खुश रहने दीजिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए भी खबर ही होती है वो, और अच्छा लगता है जब इस तरह की खबरों में हम चर्चा करते हैं। लेकिन जरा हम समझाते हैं कि आखिरकार बीजेपी जो ये बदलाव कर रही है तो इसका मकसद क्या है। दरअसल मिशन 2027 है जो अगले साल बीजेपी को जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत करना है। दूसरा क्या है, उचित प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक यहां पर समीकरण को साधना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है जातीय समीकरण। संगठन और सरकार में जो नए चेहरे होंगे उसमें शामिल करना होगा जातीय समीकरण के हिसाब से। अब मजबूत मंत्रिमंडल बनाना है, संगठन से नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है जो काम अभी तक पूरे नहीं हुए, ताकि उनको और तेजी से पूरा किया जा सके। प्रभावी संगठन तैयार करना है, मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देना होगा ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और जनता के साथ और ज्यादा कनेक्ट करे। प्रदर्शन का पैमाना क्या हुआ, खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को हटाना चर्चा में यह विषय है, क्योंकि हमेशा काम और रिजल्ट को देखा जाता है। अब बीजेपी की ओर से जो लगातार यह कोशिश हो रही है कि किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करें, जातीय समीकरण को लेकर आगे बढ़े, ताकि 2027 में एक बार फिर से जीत की दहलीज पर वो पहुंच के झंडा गाड़ सकें। बात करेंगे अब उस सिरप की जिसको लेकर काफी हलचल मचा था, और वो है कोडिन कफ सिरप का मामला। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया है। सिरप कांड के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वाराणसी में जिला प्रशासन ने सिरप कांड के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़े 4 ठेकों को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन सभी 4 दुकानों में शुभम जायसवाल का पैसा लगा था। जिला प्रशासन का कहना है कि जांच में यह बात सामने आई कि ये लोग अपने नाम पर शराब दुकानों का ठेका ले रखते हैं, लेकिन असली पैसा शुभम जायसवाल का लगा है। आपको हम बता दें कि शुभम जायसवाल के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। तो यूपी कफ सिरप कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। 4 ठेकों पर छापेमारी की गई है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के बताए जा रहे हैं कि 4 ठेके हैं। शुभम जायसवाल की जो संपत्ति है उसके आधार पर उसने संपत्ति अपनी 6 शराब की दुकानों में लगाई है तथा उसकी संपत्ति के द्वारा ही ये शराब की दुकानें खुली हुई हैं तथा इसमें जो 6 अनुज्ञाती हैं उनके बीच में एक AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन करके एक एग्रीमेंट है, जिसके आधार पर लाभांश सबका डिसाइडेड है। संबंधित प्रकरण में जो है शुभम जायसवाल फरार चल रहा है, उसके खिलाफ इंटरपोल की नोटिस भी जारी हुई है और उसी के जो कारोबार को लेकर के जो है गतिविधियां जो उसकी हैं उससे संबंधित मामलों में ये 6 आबकारी दुकानें जो हैं इसके परिचित एक AOP बना करके जो है उन लोगों ने जो है ये व्यवसाय चला रहे थे। क्या कुछ होता तो ऑलरेडी सील हो ही रही है जी। हाँ। अब बात करते हैं बंगाल की, जहां पर चुनावी सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री का बंगाल में प्रचार का। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का एक विशाल विजय संकल्प सभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। कावाखाली मैदान में होने वाली इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद बताई जा रही है। पीएम मोदी आज बंगाल चुनाव में 8वीं रैली करने जा रहे हैं, जिसमें अब तक 94 विधानसभा सीटों को कवर किया गया है। कल शाम सिलीगुड़ी पहुंचते प्रधानमंत्री ने एक भव्य रोड शो भी किया। यह रैली दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की 12 विधानसभा सीटों के लिए है। आज बंगाल में चुनावी प्रचार का सुपर संडे भी है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में 3 जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बांकुड़ा में 2 पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक है अपनी पार्टी की, वो भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज उनकी 3 सभाएं हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तमिलनाडु में एक रोड शो करेंगे, उसके बाद 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। तो बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक इस वक्त चुनाव प्रचार जोरों पर है। बंगाल के अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त नॉर्थ बंगाल में है और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग का जो इलाका ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कूच बिहार में भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। तो बीजेपी इस वक्त पहले फेज यानी 23 तारीख को होने वाली
पहले चरण के मतदान के लिए जो करीब 150 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं, बीजेपी दावा इसलिए ठोक रही है क्योंकि सबसे बीजेपी का मजबूत किला है। अगर पहले फेज में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही तो उसके लिए सत्ता में आना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब 29 को दूसरे फेज का चुनाव होगा, दक्षिण बंगाल की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर टीएमसी के सबसे ज्यादा गढ़ हैं और यहां पर सेंधमारी करना बीजेपी के लिए बहुत कठिन है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से इस वक्त लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और जितनी भीड़ उनको देखने के लिए आ रही है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है, जिसकी तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके दिखाई थी। अब दार्जिलिंग में 5 विधानसभा सीटें हैं और सभी पद पर 2021 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि इस जिले की सभी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी कमान संभाली है। वो सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ पूरे उत्तर बंगाल में बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने की, सीटों की संख्या बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल में आज यूपी के मुख्यमंत्री भी उतरेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बंगाल में अपना प्रचार शुरू किया है और जिस तरह से उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी आती है तो किस तरह से राज्य को आगे लेकर जाएगी, यह बहुत अहम हो जाता है। अब यहां पर योगी आदित्यनाथ भी 3 सभाओं को आज संबोधित करने जा रहे हैं। पहली रैली योगी आदित्यनाथ की बांकुड़ा में होगी, सोनामुखी में। दूसरी रैली वो करेंगे पूर्व मेदिनीपुर में, नंदकुमार में, और तीसरी जनसभा वो मेदिनीपुर में ही कांथी दक्षिण सीट में करेंगे। अब कांथी शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी में है तो इसलिए ये बीजेपी का भी गढ़ है। यहां पर योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो यहां पर आप समझिए कि जो एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन है बहुत ज्यादा यहां पर मायने रखता है, क्योंकि इस पोलराइजेशन के जरिए ही बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी 2021 में। और यहां तक कि जो नंदीग्राम सीट है जहां पर अच्छी खासी तादाद है मुस्लिम समुदाय की, वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। और योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड लीडर है, उनका हिंदुत्व का एक चेहरा माना जाता है और इस इलाके में ये हिंदू और मुस्लिम जो एक वोट के बीच आप देखते हैं एक डिवीजन नजर आता है, उसमें योगी आदित्यनाथ बहुत सटीक बैठते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को एंटी मुस्लिम कहती रही है। हालांकि बीजेपी ने हमेशा ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी नारा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर कोशिश होगी पोलराइजेशन की, और ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी या फिर टीएमसी की कोशिश होगी कि वो अपने लिए सीटें ले सके। अब मेदिनीपुर की अगर बात की जाए तो इस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी हल्दिया में गए थे। जब हल्दिया गए थे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े तबके को वहां पर एड्रेस किया था, यानी कि पूरा मेदिनीपुर। अब पूर्वी मेदिनीपुर बीजेपी के लिए बहुत अहम है और साथ ही जो पश्चिम मेदिनीपुर का जो इलाका आता है वहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर नजर आई थी 2024 के चुनाव के हिसाब से देखा जाए। 2021 में अच्छा किया था, अब इसलिए कोशिश है कि 2026 में जब चुनाव हो रहे हैं तो 2021 की तरह ही यहां पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के मतदान से पहले ही बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीरजादा की पार्टी आईएसएफ के एक मात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी के काफिले पर हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि नौशाद सिद्दीकी अब्बास सिद्दीकी के भाई हैं, जो फुरफुरा शरीफ के आप कह सकते हैं कि एक धार्मिक नेता है मुसलमानों के, फुरफुरा शरीफ। अब उनके भाई हैं नौशाद सिद्दीकी, जो कि इस वक्त विधायक हैं आईएसएफ के, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, और उस वक्त कुछ दूरी पर ही खड़े उनके काफिले पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। ये दक्षिण 24 परगना का मामला है, भांगर विधानसभा क्षेत्र, जहां से खुद नौशाद सिद्दीकी 2021 में जीते थे, उनका ही ये विधानसभा है। और इस इलाके में टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पूरा दक्षिण जो बंगाल है और खासतौर पे दक्षिण 24 परगना है, यहाँ पर करीब 30 सीटें हैं। तो 30 सीट विधानसभा का जो सीटें हैं, यहाँ पर दबदबा रहा है अभिषेक बैनर्जी का और साथ ही साथ टीएमसी का। अब यहाँ पर 2021 में जब आईएसएफ ने एंट्री की थी उस वक्त इन्होंने अपने लिए अच्छी खासी एक वोट बैंक तैयार किया था और भांगर की सीट जीत भी गए थे, नौशाद सिद्दीकी जीते थे। उसके बाद से माना जा रहा है कि धीरे धीरे वो अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी पैठ बढ़ाने की। अब जो अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ से आते हैं, एक धार्मिक समुदाय है जिसका अच्छा खासा वर्चस्व कह सकते हैं कि असर है इस पूरे दक्षिण 24 परगना में और मुस्लिम समुदाय के अंदर। और टीएमसी को यही डर सता रहा है कि अगर आईएसएफ ज्यादा मजबूत होता है तो हो सकता है कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। अब बीजेपी के दिग्गज आज चुनाव प्रचार में हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने टीएमसी के प्रचार की कमान संभाल रखी है। बांकुड़ा में आज बीजेपी से सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। ममता बनर्जी भी आज टीएमसी उम्मीदवारों के लिए बांकुड़ा में 2 रैलियां करेंगी। इसके बाद ममता बनर्जी पश्चिम बर्धमान, आसनसोल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बर्धमान में 9 विधानसभा सीटें हैं और पश्चिम विधानसभा, और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस इलाके में बर्धमान यानी पश्चिम और साथ ही साथ उत्तर,
तो पश्चिम और पूर्वी जो बर्धमान है, इन दोनों बर्धमान को अगर मिला दिया जाता है तो बीजेपी के खाते में करीब 3 सीटें आई थी, लेकिन इस इलाके में करीब 25 सीटें हैं। तो मान के चले 25 या 26 के करीब है, जिसमें 20 से ज्यादा सीटें तो टीएमसी ने ही जीती थी। अब बात करेंगे हम तमिलनाडु की, क्योंकि यहां पर 23 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, यानी बंगाल का फर्स्ट फेज होगा और तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव होने जा रहा है। तो उससे पहले बीजेपी की ओर से लगातार प्रचार किया जा रहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के सत्तूर में नितिन नवीन इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। वो एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। नितिन नवीन आज तमिलनाडु में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और देखा जाएगा कि इस बार जो एनडीए है वहां पर कितना अपना सीट या फिर हम कह सकते हैं कि सत्ता के करीब पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, क्योंकि इस वक्त एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन है। इसमें कुछ और पार्टियां भी शामिल हैं और मुकाबला अगर देखा जाए थोड़ा त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि एक तरफ डीएमके अलायंस है जिसमें कांग्रेस शामिल है, एक में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ शामिल है, दूसरी तरफ यहां पर सुपरस्टार विजय की भी पार्टी आ चुकी है टीवी के। अब वो किस तरह से इस पूरे चुनाव को प्रभावित करता है, ये आने वाले वोट में देखा जाएगा जब 23 तारीख को मतदान होगा। लेकिन उन्होंने अपने लिए यूथ में एक अच्छी खासी पकड़ बना ली है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी बवाल हो गया। सतना में पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ है। बुलडोजर एक्शन के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। डाली बाबा इलाके में दर्जनों लोगों ने नगर निगम के दस्ते को घेर लिया और इस दौरान पुलिस की टीम उन्हें बचाने आई तो नाराज लोगों ने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को कंट्रोल किया। पीछे से हट जाइए, पीछे से हट जाइए, गोला गिरेगा, देखो पत्थर, चल लो, चला पत्थर, तुम रेडी रहना होता है, साथ में रहना है, पीछे से हट जाइए, पीछे से हट जाइए, गोला गिरेगा। घर में तो छुपे है, घर में क्या छुपा है तो ऐसा करके और काफी देर तक पुलिस लोगों को समझाती रही। दरअसल ये मामला अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है। तहसीलदार कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसका तामीला करवाने के लिए नगर निगम दस्ता पुलिस को लेकर पहुंचा था। भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। जैसे ही बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया, वैसे ही लोग पथराव करने लगे। ये सतना कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहाँ तहसीलदार न्यायालय से आदेश प्राप्त हुआ था और इस पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल गया हुआ था। पुलिस बल वहाँ पर लोगों को समझाइश देकर अतिक्रमण वहाँ पर हटाया गया और लगभग तीनों अतिक्रमण वहाँ से हटाए जा चुके थे। उसके बाद जब वापसी का समय था, उस समय पर कुछ लोगों ने उग्र होकर के भयंकर पत्थरबाजी की है, जिससे कुछ लोगों को जो प्रशासनिक हमले के लिए उनको छूटें आई हैं और वहाँ पर जो है इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए 3 टीयर स्मोक से चलाने पड़े और वहाँ से पूरा फोर्स को निकाला गया है। और आगरा में मिलावटी दूध को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापेमारी में 1200 लीटर मिलावटी दूध से भरा टैंकर जब्त किया है। बिना किसी बिल या फिर कागज के इस दूध को सप्लाई के लिए लिया जाया जा रहा था। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स ने दूध का सैंपल लिया। जांच में दूध से दुर्गंध यानी कि बदबू मिला, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने दूध को मौके पर ही नष्ट कर दिया। पूरा 1200 लीटर दूध सड़क के किनारे मिट्टी में बहा दिया गया। और आगरा में ही तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला। सड़क किनारे से गुजर रहे एक राहगीर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहगीर 20 फीट तक सड़क पर घसीटता चला गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बेकाबू कार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई और शख्स सड़क किनारे तड़पते हुए ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर छानबीन में जुटी है। आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से एक राहगीर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वो कई फीट तक ऊपर आके गिरा। अब देखिए, इस व्यक्ति को टक्कर मारा, ये व्यक्ति उड़ता हुआ आकर दूसरी कार से टकरा कर नीचे गिरा।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी रफ्तार से ये कार गुजर रही थी और उसने देखा भी नहीं कि सड़क पर एक व्यक्ति जा रहा है, उसको टक्कर मार दी।